ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट एन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, और आइसोबारिक प्रोसेस के केस में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये देखा था दैट द हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, मतलब सॉरी, द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर QP इज इक्वल्स टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और H एक स्टेट फंक्शन था और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था U प्लस PV। ठीक है, इसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है नहीं, बहुत ज्यादा इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस खोजना भी है तो हम लोग इसे समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी की तरह सोच सकते हैं, अगर हमें इसमें सोचना है अबाउट अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। बट हाँ, जो डेल्टा H इक्वल्स टू QP वाली बात है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अच्छा, लास्टली आइसोबारिक प्रोसेस के केस में एक छोटी सी चीज पढ़नी और बचती है, दैट इज वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें। वर्क डन निकालना यहाँ पे बहुत ही आसान होता है, मैं अगर नहीं भी बताऊं आपको तो भी आप सोच सकते हैं, तो फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस है, ऑब्वियसली सारी पढ़ाई आइडियल गैस के लिए चल रही है, तो हम लोग निकालते हैं जरा वर्क कैसे निकालेंगे। तो हमने लिखा भाई DW की ऑफिशियली डेफिनेशन जो है वो होती है माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू DV। ठीक है, अच्छा, चूंकि प्रोसेस आइसोबारिक है तो हमेशा प्रेशर के टर्म्स में तो इक्विलिब्रियम है, एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर हमेशा बराबर है, तो इसको बच्चों हम लोग माइनस PdV भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P। P मतलब क्या हो गया, गैस का प्रेशर। अच्छा, तो हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई, क्या आ गई, DW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ PdV। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें अभी। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो DW तो W बन जाएगा, और चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस की बात हो रही है, तो P बाहर आ जाएगा। और वॉल्यूम में पिस्टन वाले कंटेनर में हो रहा होगा ये प्रोसेस, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम में लिमिट लग जाएगी V1 से लेकर के V2 तक की। ठीक है, तो DV का इंटीग्रल बनेगा V, और V2 माइनस V1 हम लोग पुट कर देंगे। पढ़ाई आइडियल गैस के लिए हो रही है, इसलिए PV2 की जगह पर मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, माइनस बाहर ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो P को अंदर ले जाते हैं, तो PV2 की जगह पर आई कैन सब्सटीट्यूट NRT2, और PV1 की जगह पे आई कैन सब्सटीट्यूट NRT1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अगर आगे देखा जाए तो ये बन जाएगा कि W इज इक्वल्स टू माइनस NR इंटू डेल्टा T। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, एज सच याद करने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लॉजिकली सोचते तो खुद भी आप निकाल लेते हैं, मैं सीधे क्वेश्चन देता तो भी ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को कर देते, लेकिन फिर भी एक बार मैंने डिस्कस कर दिया कि W इज इक्वल्स टू माइनस NR डेल्टा T। इस तरह से आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क निकाला जा सकता है। और ऑब्वियस ही बात है कि एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो आप पिस्टन वाला कंटेनर आप विजुलाइज करो, तो एक्सपेंशन हो रहा होगा तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे होगे, गर्म कर रहे होगे, हीट कर रहे होगे। तो हीट कर रहे होगे तो बच्चों डेल्टा T क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा T पॉजिटिव आएगा तो W नेगेटिव आ जाएगा, एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर ठंडा करोगे तो कंप्रेशन होगा, गैस का वॉल्यूम घटेगा, और डेल्टा T मतलब ठंडा करने पे डेल्टा T क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर W पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो साइन वाइन अपने हिसाब से हो जाएगा। R की यूनिट हमको जूल में चाहिए तो जूल में डालें, कैलोरी में चाहिए तो कैलोरी में डालें, लीटर ATM में चाहिए तो लीटर ATM में डालें, वो सब हम लोग को मालूम है। तो इस तरह से हम लोग W का कैलकुलेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, आइडियल गैस है, तो वहां पर चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग चार्ल्स लॉ लगाते थे, और चार्ल्स लॉ क्या था, दैट V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। ये रिलेशन किसका रिलेशन है, चार्ल्स लॉ का रिलेशन है। पिस्टन वाला कंटेनर है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली वहां पर चार्ल्स लॉ विल होल्ड ट्रू। इतना एक बार आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से।
ओके, सो लेट्स नोट डाउन अ क्वेश्चन. क्वेश्चन है, लिखिए, कैलकुलेट the work done by 0.1 mole of an ideal gas at 27 degrees centigrade to double its volume at constant pressure. ठीक है, और R की वैल्यू दी हुई है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन. तो आपको आंसर कैलोरीज में देना है. ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को. ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. अब देखिए, यहाँ पर हमको कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं. सबसे पहले तो हमारे पास 0.1 मोल आइडियल गैस है और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर Ti है दैट इज इक्वल्स टू 300 केल्विन. इनिशियल टेम्परेचर Ti जो है वो 300 केल्विन है और कांस्टेंट प्रेशर है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ऐसा हमने चार्ल्स लॉ में सीखा है. तो वॉल्यूम डबल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी डबल हो रहा होगा. सो टी फाइनल को वी कैन राइट एज 600 केल्विन. ठीक है, तो हम लोग W निकालेंगे तो W विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ NR डेल्टा T. ये अभी हमने डिराइव किया एक आइसोबारिक प्रोसेस आइडियल गैस के लिए. ठीक है, अच्छा, N की जगह वी कैन सब्स्टिट्यूट 0.1. यूनिट वगैरह आप देख सकते हैं. देखिए, इसमें पुट करेंगे तो ये मोल है. R की यूनिट क्या है? कैलोरी अपॉन मोल इनटू केल्विन. तो मोल इससे कट जाएगा, केल्विन टेम्परेचर से कट जाएगा, तो कैलोरी में आंसर बचेगा. R की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी और डेल्टा T को हमने रखा 300. T फाइनल माइनस T इनिशियल. ठीक है, तो डेल्टा T की जगह पे वी विल पुट 300. तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसान सा सवाल है. W की वैल्यू हमारे पास आ जानी चाहिए 600 इंटू 0.1, सो माइनस 60 कैलोरी विल बी द आंसर. ये हमारा वैल्यू हो जाएगा किसका? W का. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. ये सभी प्रोसेसेस की बात हो रही है, सारी पढ़ाई आइडियल गैस के लिए चल रही है. तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हम लोग स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं, बहुत सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है इसमें. ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस, जैसे कि आपको मैंने बताया भी था एक बार पहले भी कि ये आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, दीज आर सम स्पेशल प्रोसेसेस व्हिच वी स्टडी. इन जनरल इनके अलावा भी और प्रोसेसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी एक जनरल डेफिनेशन है. तो ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस ऑफ द टाइप PV की पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ध्यान से डेफिनेशन पढ़िए. ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस मतलब बहुत धीरे धीरे करवाए हुए, हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ऑफ द टाइप PV की पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आर कॉल्ड पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस. ठीक है, आर कॉल्ड पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस. All reversible processes of the type PV की power x is equals to constant are called polytropic processes. तो क्या होना चाहिए, क्या मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए? PV की पावर x must be equals to k. ठीक है, तो ये कंडीशन अगर कोई प्रोसेस सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं, रिवर्सिबल होना चाहिए. अच्छा, अगर x इक्वल्स टू गामा हो जाए, तो ऐसे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का तो एक खास नाम हो जाता है जिसे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं और जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है.
x इक्वल्स टू गामा है तो ऐसे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कह सकते हो। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना है कि x की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 होगा तो pv इक्वल्स टू k आ जाएगा, और x इक्वल्स टू 1 होगा तो फिर इफ x इज इक्वल्स टू 1 तो फिर तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं x इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन क्यों एक्सक्लूड कर रहा हूं, ये अभी जब मैं इसमें इंटीग्रेशन वगैरह वर्क का फॉर्मूला निकालूंगा तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो x गामा हो सकता है, गामा होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए आपको मालूम है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, और x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है फिर वो। तो इन जनरल एनी रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ द टाइप पीवी की पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज कॉल्ड अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। यहां पर जो x है इसका एक नाम भी होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। अच्छा, फिर हम लोग निकालते हैं यहां पर फॉर्मूला फॉर वर्क डन। तो फॉर्मूला फॉर वर्क डन के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग वो मेहनत एक बार पहले कर चुके हैं, मतलब अभी नहीं करनी पड़ेगी। फॉर्मूला फॉर वर्क डन कैसे निकालेंगे, dw इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p एक्सटर्नल dv, प्रोसेस रिवर्सिबल है तो p एक्सटर्नल की जगह गैस का प्रेशर पुट कर सकते हैं, और p की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं, मतलब इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखें, ठीक है, तो इसको इस तरह से सोच सकते हैं dw इज इक्वल्स टू माइनस k अपॉन v की पावर x इंटू dv, क्योंकि pv की पावर x कांस्टेंट है तो p की जगह पे मैंने k अपॉन v की पावर x लिख दिया, और बस अब इसको हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो ये इंटीग्रल बच्चों एक बार हमने पहले सॉल्व किया हुआ है जब यहाँ v की पावर गामा था, याद करो जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात चल रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैं दोबारा इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है, हमने ये इंटीग्रल एक बार सॉल्व किया हुआ है v की पावर गामा लेकर के। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी, वहां पे याद करो फॉर्मूला क्या आया था, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा की जगह बस x आ गया, ऐसे समझ लो आप, तो ये x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर w, और इस फॉर्मूले को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 अगर हो गया तब तो फिर आप इंटीग्रल में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, फिर तो ln x वाला फॉर्मूला लगा दोगे dx by x, ठीक है, तो 1 नहीं होना चाहिए बस। और k अपॉन v की पावर गामा लेकर के हमने पहले सॉल्व किया था, तो वहां पर P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 आया था, तो बस गामा की जगह पे x पुट कर दो, कोई भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्वेश्चन में दे देगा pv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, pv क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट, pv की पावर 2.5 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो जो भी x की वैल्यू है वो सिंपली आप यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। P2V2 अपॉन P1V1, सॉरी P2V2 माइनस P1V1 अपॉन x माइनस 1, इसको हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं कि P2V2 को हम लिख दें nRT2, ये भी पहले हमने पढ़ा हुआ है, P1V1 को हम लिख दें nRT1 अपॉन क्या आ जाएगा बोलिए x माइनस 1, और इसको फर्दर अगर देखोगे तो यहां से आपके पास W बन जाएगा nR डेल्टा T अपॉन x माइनस 1, ठीक है, nR डेल्टा T अपॉन पहले क्या पढ़े थे गामा माइनस 1, गामा की जगह पे x आ गया बस, और x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ये बात तो समझ में आ ही रही होगी। अच्छा, ये बात ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट कि x क्या है, x है पीवी रिलेशन का v का पावर, ठीक है, मतलब बहुत ध्यान से समझ लो कि हम लोग जब पीवी रिलेशन लिख रहे हैं इस फॉर्म में पीवी की पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये जो चीज आ रही है इस चीज को हम लोग पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोल रहे हैं, पॉलीप्रोटिक नहीं सॉरी पॉलीट्रोपिक, इस चीज को हम लोग पॉलीट्रोपिक इंडेक्स का नाम दे रहे हैं, दिस इज बीइंग कॉल्ड एज द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है
कि टीवी रिलेशन दे दिया जाए। तो याद आ रहा है हम लोगों ने रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए टीवी रिलेशन निकाला था, ठीक है। तो यहां पर भी टीवी रिलेशन निकाल सकते हो, बस उसमें गामा की जगह पर क्या होगा, एक्स आ जाएगा। सेम ही चीज है, आइडियल गैस है, ठीक है। तो टीवी रिलेशन अगर होगा तो टीवी की पावर x माइनस वन, वहां क्या था, टीवी की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा टीवी की पावर x माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। टीवी की पावर x माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये बात ध्यान रखना कि कौन सा रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशन ये दे दिया जाए टीवी की पावर x माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो फिर आप सोच लेना कि भाई हमें जो अभी वैल्यू दी हुई है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दे दूं कि एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है जिसमें टीवी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे x की वैल्यू 2 नहीं सोचनी है, यहां पर मुझे x माइनस वन की वैल्यू 2 सोचनी है। और x माइनस वन की वैल्यू अगर 2 हो गई तो x की वैल्यू विदाउट एनी डाउट 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन सब छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब तो बहुत आसान होता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये बात भी क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, तो प्रोसेस है पीवी की पावर x इज इक्वल्स टू के, और डिफरेंशिएट करेंगे तो dp बाय dv जो स्लोप आएगा वो एडियाबैटिक के लिए क्या आया था, गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी, ये क्या आ जाएगा x टाइम्स माइनस पी बाई वी। और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ता जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कभी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि मान लो कि एक ग्राफ बना हुआ है, पीवी ग्राफ है, ठीक है, और यहां पर तुमने लिया हुआ है लेट्स से वाई एक्सिस पर प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस पर तुमने वॉल्यूम लिया है, ठीक है। तो मान लो सेम इनिशियल पॉइंट से और सेम फाइनल वॉल्यूम तक, है ना, सेम फाइनल वॉल्यूम तक हम लोगों ने कुछ पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस करवाए। ये सब पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस हैं, सेम फाइनल वॉल्यूम तक करवाए गए हैं। इन पे एरो बना देते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो सबका, तीनों का पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, एक का x1 है, एक का x2 है और एक का x3 है। तो क्वेश्चन वाले ने पूछा कि भाई इनका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स कंपेयर करो। तो कैसे करोगे भाई, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ x बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ और स्टीप होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें से सबसे स्टीप ग्राफ नीचे वाला दिख रहा है, x3 वाला। जो x1 वाला ग्राफ है वो फ्लैट ग्राफ है, ठीक है, सोच पा रहे हो इस तरह से। तो x1 वाला ग्राफ अगर फ्लैट है और x3 वाला ग्राफ स्टीप है, तो x1, x2 और x3 का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा x3 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x1। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स का कंपैरिजन। या कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे यहां पर एक्सपेंशन हो रहा था, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंप्रेशन करवा दिया जाए मान लो, ठीक है, एक मिनट रुकना। तो कभी कभी देखो ऐसा भी हो सकता है कि कंप्रेशन वाले केस में हमको दे दिया जाए, ठीक है। तो मान लो कि हम लोगों को पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और सेम इनिशियल पॉइंट से हम लोग प्रोसेसेस करा रहे हैं टू द सेम फाइनल प्रेशर, लेट्स फाइनल प्रेशर हमने सेम रखा है, ठीक है, और प्रोसेसेस हम लोग करवा रहे हैं कैसे, कंप्रेशन वाले। तो ये इस तरह से 3 ग्राफ बने हुए हैं मान लीजिए आप, ठीक है। सो दीज आर 3 ग्राफ्स और इनके पॉलीट्रोपिक इंडेक्सेस हैं x1, x2 और x3। एंड अगेन ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ x बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो x1, x2, x3 में से जो सबसे फ्लैट ग्राफ है वो x3 वाला है और जो सबसे स्टीप ग्राफ है वो x1 वाला है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x3, ठीक है। तो इस तरह से पॉलीट्रोपिक इंडेक्स पे कंपैरिजन करने के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से।
चलिए, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट हम लोग को और देखना है, एंड ये लास्ट पॉइंट बेसिकली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्योरी, ये एक्चुअली में क्वेश्चन ही है कि हीट कैपेसिटी का या मोलर हीट कैपेसिटी का कैलकुलेशन करना होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी फॉर a process of the type PV की पावर x इज इक्वल्स टू k। x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा PV स्क्वायर PV क्यूब। तो इसी को मैं आपको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा दे रहा हूँ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी सारी अच्छी बुक्स में और शायद पैकेज में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं कैसे करना होता है मोलर हीट कैपेसिटी एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए कैसे कैलकुलेट करें। तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है, केवल और केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw। ठीक है, अच्छा, आइडियल गैस के लिए पढ़ाई चल रही है, तो du की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे n cv dt के बराबर। ठीक है, dq की जगह पर हम लोग पुट करेंगे किसी भी प्रोसेस के लिए dq हम लोग रखते हैं n इंटू सी प्रोसेस इंटू dt, और प्लस हम लोग क्या करें, प्लस हमने लिख दिया dw। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में चलो कर देते हैं। du को हम लोग पुट करते हैं ncv, मतलब dt के फॉर्म में भी कर सकते हो, डेल्टा टी जैसे भी ठीक लगे, है ना। तो ncv मान लो डेल्टा टी लिख दिए, चलो ठीक है। dt लिखते तो यहाँ dw में dt लगा देते, एक ही बात है। और dq को लिख दिए n इंटू सी प्रोसेस इंटू डेल्टा टी। देखो किसी भी प्रोसेस का जो dq है, ठीक है, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो ncv dt लिखते हो, कांस्टेंट प्रेशर होता है तो ncp dt लिखते हो। ठीक है, तो इन जनरल अगर कोई प्रोसेस है तो क्या लिखोगे, n इंटू सी प्रोसेस इंटू dt। ठीक है, ये लिख दोगे आप। और dw की जगह पर हम लोगों ने अभी फॉर्मूला निकाला था dw का, वो हमारे पास आया था nr डेल्टा टी अपॉन क्या बोलिए x माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला आया था nr डेल्टा टी अपॉन x माइनस वन। तो बस अब इस प्रोसेस से हम लोग, इस इक्वेशन से हम लोग देखें तो n और डेल्टा टी, n और डेल्टा टी, n और डेल्टा टी कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो इसी वाले फॉर्म में लिखते तो यहाँ dw की जगह पे हम ऐसे भी सोच सकते थे, nr dt लिख दिए, एक ही बात थी वो, है ना। तो यहाँ पे nr dt अपॉन x माइनस वन कर सकते थे। चलिए, तो बस ये चीज हमारे पास आ रही है। यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से बनेगा सी प्रोसेस, और ये सी प्रोसेस क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया है तो ये बात साबित कर रही है कि ये मोलर हीट कैपेसिटी है। तो सी प्रोसेस इज इक्वल्स टू सी वी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, और जिसे तो हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं सी प्रोसेस, और इस बात पे और स्ट्रेस देने के लिए कि ये मोलर वाली है, मैं यहाँ पे m लगा देता हूं, इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको आप डिराइव कैसे किया गया ये भी देख लो, और हम तो कहेंगे कि इसको रट्टा मार लो सीधे सीधे, कि क्वेश्चन आए तो खट से आप सी प्रोसेस की वैल्यू निकाल दो। सी प्रोसेस क्या है, सी प्रोसेस इज द, ये क्वेश्चन ही है बेसिकली एक, है ना। तो सी प्रोसेस इज द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो बस जो एक्चुअल क्वेश्चन आप करोगे उसमें x की वैल्यू पता रहेगी, PV2 PV3 कुछ लिखा रहेगा, तो जो भी लिखा रहा है आप पुट करके यहाँ निकाल देना। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, पीवी रिलेशन होना चाहिए। पीवी रिलेशन है तो उसमें मैंने बताया क्या करना होगा, वहां x माइनस वन रहता है। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान रखना, सी प्रोसेस इस तरह से आप निकाल सकते हो, इसको नोट करो जल्दी से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों अबाउट
वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक प्रोसेस। इसके क्वेश्चन भी खूब आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस, तो अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कुछ साइकिल वगैरह बन रही होगी, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस हम एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, ठीक है। अब प्रोसेस पूरा एक सर्किल बन जाए, है ना, मतलब एक एक क्लोज, मतलब बताते हैं क्लोज फिगर से क्या मतलब है। तो पहले ये नोट करो, अ प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल states are same is called a cyclic process. In which initial and final states are same is called a cyclic process. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर हम लोग एक पीवी ग्राफ अगर बनाएं, ठीक है ना, अगर हम लोग एक पीवी ग्राफ बनाएं तो लेट्स से ये हो गया प्रेशर और वॉल्यूम वाला एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे प्रेशर लिए हो और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिए हो, और इस पर हम लोग कोई एक ऐसा प्रोसेस कराएं जिसमें कि मान लो हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया, मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स से, जरूरी नहीं कि सर्किल ही हो, है ना, बट ये सपोज करो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और हम चले चले प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और फिर से घूम फिर के हम यहीं पर आ गए, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बच्चों नाम देते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस का, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस की पहचान ये होती है कि उसका आप कभी भी इंडिकेटर डायग्राम बनाओगे, इंडिकेटर डायग्राम मतलब पीवी ग्राफ या वीटी ग्राफ या पीटी ग्राफ, कोई भी, है ना। इंडिकेटर डायग्राम मतलब पीवी ग्राफ बना दो या वीटी ग्राफ बना दो या पीटी ग्राफ बना दो, कोई भी इनमें से डायग्राम बनाओगे तो वो सभी डायग्राम हमेशा एक क्लोज्ड लूप होंगे। दे विल ऑलवेज लुक लाइक अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप आप समझ रहे हो, है ना, जैसे फिजिक्स में सर्किट होता है ना, तो क्लोज्ड लूप रहेगा, जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर ही हो, वो कोई भी शेप हो सकता है। बस मुद्दे की बात ये है कि जहां से चले, घूम फिर के टहल के मस्ती करके वापस से उसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट मस्ट बी द सेम। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, और उसकी पहचान क्या है कि एनी इंडिकेटर डायग्राम विल ऑलवेज बी अ क्लोज्ड लूप। इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, या ऐसा कोई शेप जिसका कोई जरूरी नहीं हमेशा नाम ही हो, है ना। भाई हर शेप का नाम थोड़ी ना होता है। जैसे ऐसा भी कोई साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है कि ये मान लो प्रेशर वाली एक्सिस है, ये वॉल्यूम वाली एक्सिस है, और यहाँ से चले टहलते 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 घूमते फिरते यहाँ से लेके वापस आ गए। अब इसको तुम क्या नाम दोगे, इसको कोई नाम नहीं दे सकते, सर्किल वर्किल कुछ नहीं है, बट हाँ ये साइक्लिक प्रोसेस है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। अच्छा, अब हम लोग अगर एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें, तो वी विल राइट डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चूंकि बच्चों इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, जहां चले वहीं पे आ गए, तो इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है, और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप जहां चले वहीं आ गए, तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो है तो यहां से हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम जो भी वर्क वगैरह करेगा वो एट द कॉस्ट ऑफ हीट करेगा, ठीक है। मतलब वर्क अगर कर रहा है ना, जैसे इसको आप समझ सकते हो कि वर्क अगर कर रहा है, W नेगेटिव है, W अगर नेगेटिव है तो Q क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। W की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो Q पॉजिटिव आएगा, और W अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे केस में Q क्या आ जाएगा, सॉरी, हाँ W अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे केस में Q क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एंड वर्क विल बी सेम, ठीक है।
अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे वर्क? तो वर्क से रिलेटेड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप सपोज करो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको एक साइक्लिक प्रोसेस है और उसके लिए आपको एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यू हैव बीन गिवन अ पीवी ग्राफ और साइक्लिक प्रोसेस है, सपोज करो, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस है, कोई भी एक पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान लो और फाइनल पॉइंट है। तो अब मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए अब आप मेरी बात को। मुझे क्या करना है कि इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये पीवी ग्राफ है, तो मुझे वर्क निकालना है, ठीक है। मुझे ये बात मालूम है दैट वर्क इज द एरिया अंडर पीवी ग्राफ। वर्क जो है वो एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है। अब इस साइक्लिक प्रोसेस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूं। ए से बी जब हम लोग जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये एरो मैंने मार्क करी है ना। तो जब हम लोग ए से बी जा रहे हैं तो गौर से देखो बच्चों, ए से बी जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ए से बी वाले प्रोसेस को मैं सोच सकता हूं एज एक्सपेंशन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। और जब मैं बी से ए आ रहा हूं, बी से ए, फॉलो करो इस माउस को, है ना। जब मैं बी से ए आ रहा हूं तो ये तो वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। वॉल्यूम, अब नीचे देखो ना, वॉल्यूम उल्टे दिशा में जा रहे हो तो वॉल्यूम घट रहा है। तो बी ए को मैं सोच सकता हूं एज कंप्रेशन। बी ए को मैं एज कंप्रेशन सोच सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं ए से बी वाले वर्क को डिस्कस करता हूं, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा फोकस करता हूं अबाउट ए से बी वाला वर्क। तो एक बार मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूं, थोड़ा सा छोटा ही ग्राफ बना लेता हूं समझाने के लिए। तो अब सुनो बात को ध्यान से। तो ए से बी जब हम लोग जा रहे हैं तो ये मान लो ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, और ये यहां से लेके यहां तक एक सेमी सर्कुलर लूप बना हुआ है, राइट। ये हो गया ए से बी, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये हो रहा है एक्सपेंशन। तो ए से बी जाने में एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ जो है वो इतना वाला एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया। इसको मैं शेड कर दे रहा हूं भाई, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, ये जो शेडेड एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है WAB, ठीक है। दिस इज WAB, मतलब ए से बी जाने में जितना वर्क हुआ, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ इज वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। और चूंकि ये एक एक्सपेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव होगा, एक्सपेंशन का वर्क डन नेगेटिव होता है, तो ये आ गया WAB। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी तरह से एक और ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और उस ग्राफ में हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं WBA। तो WBA क्या हो रहा है, BA क्या है, कंप्रेशन है, ठीक है। तो फिर मान लो ये B वाला पॉइंट था और ये A वाला पॉइंट है, तो ये B से A आए और ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये कंप्रेशन हो रहा है। और B से A का जो वर्क होगा, B से A का जो वर्क होगा अगेन दैट विल बी द एरिया अंडर पीवी ग्राफ, और वो इतना एरिया हो जाएगा। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है WBA। और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, आपको इस प्रोसेस का टोटल वर्क निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, ये वाला एरिया, इसको मैं एक बार के लिए चलो नाम दे देता हूं एरिया नंबर 1, और इसको मैं नाम दे देता हूं एरिया नंबर 2। तो एरिया नंबर 1 विथ नेगेटिव साइन प्लस एरिया नंबर 2, इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास नेट वर्क डन आएगा। आपको टोटल वर्क डन निकालना है इस पूरे प्रोसेस का। तो आपने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखा, AB प्लस BA। तो आप इस वाले प्रोसेस का, AB वाले का प्लस BA वाले का दोनों एरिया जोड़ोगे। अब दोनों एरिया जब जोड़ोगे, बहुत केयरफुली सुनो, दोनों एरियाज को जब ऐड करोगे तो
ये वाला जो सेमी सर्कुलर कर्व है, ठीक है, बीए के लिए, ये मैं एक बार फिर से इसी पे प्लॉट कर दे रहा हूं, डॉटेड लाइन बना दे रहा हूं, है ना, सेमी सर्कुलर कर्व। तो अब तुम ये बात समझने की कोशिश करना कि इतना जो नीचे वाला एरिया है, ये एक बार आएगा नेगेटिव साइन के साथ और एक बार आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो दोनों को जोड़ोगे तो कुल मिला के नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। और ओवरऑल जो एरिया बचेगा विच इज ऑफ इंटरेस्ट, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो ये एक बहुत काम की चीज है और इस पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड लूप। नोट करते हैं इस बात को, ठीक है। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, इस बात को हम लोग नोट डाउन करें जल्दी से। नोट डाउन क्या करना है, दैट फॉर अ cyclic process the magnitude of work done is equals to the area of enclosed loop। और वो enclosed loop जरूरी नहीं कि सर्किल हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। The magnitude of work done is equals to area of the enclosed loop in PV graph। इन PV ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन हो गया। अब फिर क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग ये कैसे सोचेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड है, साइन कैसे सोचेंगे। तो साइन सोचना भी बहुत आसान है। इस केस में साइन क्या आएगा मुझे बताओ। इस केस में साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला वर्क जो है वो क्या है भाई, ज्यादा है ना। यहां से यहां तक नेगेटिव वाला वर्क है और यहां से यहां तक क्या है, ये पॉजिटिव वाला वर्क है। तो पॉजिटिव वाला एरिया कम है, नेगेटिव वाला ज्यादा है। तो दोनों को जोड़ रहे हो आप, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो इस केस में नेगेटिव आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखो कि अगर आपकी साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, इफ द साइकिल इज बीइंग ट्रैवल्ड इन घड़ी वाला डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो W इज नेगेटिव, तो W इज नेगेटिव। लेकिन अगर यही साइकिल काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो फिर W का साइन क्या आ जाए, डायरेक्शन, तो फिर W का साइन क्या आ जाएगा, तो फिर W का साइन पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये बात आप याद भी रख सकते हो, और मान लो कभी भूल जाओ तो ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं, जल्दी से फिगर बना के सोचा जा सकता है। एक सर्किल गोला मार के देख लो भाई, इस केस में नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि A से B तक एक्सपेंशन हुआ है और एक्सपेंशन का वर्क ज्यादा है। B से A तक कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन का एरिया कम है। ये बात समझ में आ रही है सभी को। तो इसलिए ओवरऑल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, एक्सपेंशन वाला वर्क ज्यादा है। लेकिन यदि इसी साइकिल को आप सपोज करो कि मैं काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दूं, तो आप इसको भी विजुलाइज करके सोच सकते हो, ठीक है। अगर इसी साइकिल को आप सपोज करिए कि हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सोचें, तो काउंटर क्लॉकवाइज ये हो जाएगा इस तरह से, है ना, कि यहां से यहां इस तरह से। तो अब क्या होगा देखो, अब A से B, ये A है और ये B है, तो A से B एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन का वर्क क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन B से A कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन का वर्क ज्यादा आएगा, तो नेट ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये गोला मार के जल्दी से सोचा भी जा सकता है अगर एग्जामिनेशन हॉल में डाउट आ रहा है तो। वैसे तो याद है तो अच्छी बात है, ज्यादा खुशी की बात है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो W इज नेगेटिव, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो W इज पॉजिटिव। और एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड लूप निकाल देना होता है पीवी ग्राफ के अंदर। ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू अ साइक्लिक प्रोसेस। तो अब देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने ये कि एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, उसका पीवी ग्राफ हमें दिया हुआ है। प्रोसेस साइक्लिक कैसे है ये तो हम लोग एनक्लोज लूप देख के समझ गए। तो ABCA ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस है, साइक्लिक प्रोसेस ऑन एन
आइडियल गैस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे ए पॉइंट का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, बी पॉइंट का प्रेशर 6P1 है और वॉल्यूम V1 है, और सी पॉइंट का प्रेशर P1 और वॉल्यूम 3V1 है, ठीक है। और हमको निकालना है फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, ठीक है। तो P1 V1 के टर्म्स में हमें आंसर देना है। तो अब भाई ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ये वाला एंगल जो है ये क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसके अलावा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। और साइक्लिक प्रोसेस में हमें मालूम है कि द वर्क डन इज द एरिया ऑफ द एनक्लोज लूप विच इन दिस केस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो W विल बी इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें हम लोग, तो क्या कर देंगे, हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 2V1, ठीक है, AC की लंबाई, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है V1 है और यहां पर क्या है 3V1 है, तो 3V1 माइनस V1 करोगे तो ये AC की लंबाई विल बी 2V1 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो हाइट क्या हो जाएगा, दिस इज P1 एंड दिस इज 6P1, तो 6P1 माइनस P1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5P1 आ जाएगा। और साइकिल किस डायरेक्शन में है, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन होगा, चाहे तो हम लोग एक इस पूरे के आगे हम लोग क्या करें, एक माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस है और एक ब्रैकेट लगा लो ऐसे, ये ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो बस हो गया, ये क्या आंसर आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 5P1 V1, दिस विल बी द आंसर। तो ऐसे बेसिक बेसिक सवाल होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड शेप दिए जाते हैं जिनका एरिया हमको निकाल देना होता है। ऑब्वियस ही बात है कि जिनका एरिया हम निकाल सकते हैं वैसा ही शेप हमको दिया जाएगा, कोई उल्टा पुल्टा शेप का एरिया कैसे निकाल पाएंगे। तो जनरली राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रपीजियम, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, यही सब जो 2 डायमेंशनल शेप्स हैं वही देखने को मिलते हैं प्रॉब्लम्स में। तो -5P1 V1, दिस विल बी द वर्क डन, और नेगेटिव होगा क्योंकि साइकिल इज इन व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर साइक्लिक प्रोसेस में होते हैं कुछ सवाल विच आर रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ इंडिकेटर डायग्राम्स, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इंडिकेटर डायग्राम्स। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ इंडिकेटर डायग्राम्स। तो कन्वर्जन ऑफ इंडिकेटर डायग्राम्स में क्या करना होता है, ये मैं सीधे एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूं। क्वेश्चन पहले मैं बना देता हूं एक बार। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक हम लोग को VT ग्राफ दिया हुआ है एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C, ठीक है। और A से B, B से C एंड C से A, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। साइक्लिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि क्लोज लूप है, क्लोज लूप वाला प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। तो AB BC एंड देन वापस से C है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। और इसके लिए हमें एक VT ग्राफ दिया हुआ है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ऑब्वियसली टेम्परेचर इज इन एब्सोल्यूट, मतलब इज इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो VT ग्राफ हमें दिया हुआ है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि प्लॉट अ PV ग्राफ फॉर द अबव प्रोसेस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी पॉपुलर होते हैं, प्लॉट अ PV ग्राफ फॉर द अबव प्रोसेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये बहुत आसान भी होते हैं, ठीक है, कि एक इंडिकेटर डायग्राम दे दिया जाए और दूसरा इंडिकेटर डायग्राम हमसे पूछा जाए, प्लॉट अ PV ग्राफ फॉर द अबव प्रोसेस। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जरा PV ग्राफ बनाने के पहले इन तीनों प्रोसेसेस को एक बार जरा इंडिविजुअली एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो AB वाला प्रोसेस है बच्चों, AB वाला प्रोसेस, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइन सीधी खींची हुई है, तो ये सब हमको अज्यूम करना है थोड़ा सा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। AB के दौरान अगर आप देखिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो AB इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है।
तो आइसोकोरिक प्रोसेस सोचते ही मेरे मन में एक रिजिड कंटेनर आ गया। और ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब ए बी में मैं क्या कर रहा हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम करके हीटिंग कर रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर पक्का बढ़ रहा होगा। ठीक है, इतना मैंने एनालाइज कर लिया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं बीसी प्रोसेस के बारे में तो बीसी वाला प्रोसेस में देखो क्या है, टी कांस्टेंट है, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बीसी वाले प्रोसेस में टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ये हो गया आइसोथर्मल। और अगर गौर से देखो तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मैं इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन यही नाम दे देता हूं कि बीसी कैसा है, ऊपर जा रहे हो ना बच्चों, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके तुम ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जाने पे ये वाई एक्सिस पे क्या चीज है, वॉल्यूम है, तो ऊपर जा रहे हो तो वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट करके तुम एक्सपेंड वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो इसी को तो एक्सपेंशन कहते हैं ना। तो बीसी इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। व्हाट अबाउट सीए? सीए वाला प्रोसेस, अब देखो क्या है, कुछ क्वेश्चन बनाने वाले क्या होता है, इस डॉटेड लाइन को बनाना भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये डॉटेड लाइन मतलब कुछ से मेरा मतलब आईटी वाले ये सब बकवास नहीं करते हैं, ये सब इधर उधर किताबों में जो क्वेश्चन लोग बनाते हैं वो ये डॉटेड लाइन बनाना भूल जाते हैं। जेई में ऐसा नहीं होगा, वो लोग बहुत स्पेसिफिक रहते हैं इन सब चीजों को लेकर के। तो ये डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है ये क्या शो कर रही है कि दिस सीए वाली लाइन है ना, इसको मैंने आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, ये लाइन तो यहीं बंद हो गई लेकिन इसको मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया है, और ये दिखा रहा है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। और ओरिजिन से अगर पास कर रहा है तो वीटी ग्राफ, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx। समझ गए? यहां पे y क्या है, v, और m की जगह पुट कर दो k, और x क्या है, t। तो v इक्वल टू के टी, यानी कि v बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये किस प्रोसेस की ओर इशारा कर रहा है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये किस प्रोसेस की ओर इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है कि सीए वाला प्रोसेस एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए वो डॉटेड लाइन बनाना जरूरी है, क्योंकि वो डॉटेड लाइन ये दर्शा रही है कि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और तब हम लोग इसकी रिलेशन y इक्वल टू mx लिख सकते हैं। अगर डॉटेड लाइन मान लो कभी बनाना भूल जाए क्वेश्चन बनाने वाला तो मान लेना, वैसे आईटी वाईटी में ये सब बकवास नहीं होता, वो लोग बहुत स्पेसिफिक हैं इन सब चीजों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इसको v इक्वल टू के टी मान रहा हूं तभी तो मैं आइसोबारिक बोल रहा हूं, नहीं तो ये ओरिजिन से पास नहीं होती, तब तो मुझे कुछ इस टाइप से सोचना पड़ता, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सोचना पड़ता ना, तब थोड़ी ना मैं इसको बोल सकता था आइसोबारिक। ठीक है, तो चूंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो हमने तीनों टाइप के प्रोसेसेस को एनालाइज कर लिया, और आइसोबारिक प्रोसेस है, और क्या हो रहा है, और सी से ए आ रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, ठंडा किया जा रहा है ना, तो आइसोबारिक प्रोसेस है एंड इट इज व्हाट, कूलिंग। तो अब ये सारी चीजें ए बी, बी सी और सी ए, ये हमें पीवी ग्राफ पर उतारने हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं अब कैसे काम होगा। इन तीनों प्रोसेसेस को वी आर सपोज टू प्लॉट ऑन अ पीवी ग्राफ। तो बना लेते हैं, फिर से एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, एक ग्राफ बना लिया जाए जल्दी से। तो y एक्सिस पे हमने ले लिया प्रेशर, और x एक्सिस पर हमने ले लिया वॉल्यूम। ठीक है, P वर्सेस V का ग्राफ बनाना है। तो ए बी कैसा प्रोसेस था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था और प्रेशर बढ़ रहा था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट था और प्रेशर बढ़ रहा था, यानी कि ए बी को मैं इस तरह से शो करूंगा पीवी ग्राफ पर। ए बी ध्यान से देखो आइसोकोरिक प्रोसेस था। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, और तुम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो प्रेशर बढ़ रहा था ना। तो पीवी ग्राफ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, वॉल्यूम कांस्टेंट करके प्रेशर बढ़ा दो। अच्छा, बीसी क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का पीवी ग्राफ क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ये बात याद आ रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का पीवी ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था। तो तुम्हें क्या करना है,
इस तरह का एक लाइन सोच लेना है, ये आ गया। तो ये हो गया बी से कहाँ आ गए, सी तक। और सीए क्या है, सीए है आइसोबारिक। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए तुम ठंडा कर रहे हो, तो ठंडा कर रहे हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना बच्चों, तो सीए वाला इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर ग्राफ फॉर पीवी ग्राफ फॉर एबीसी प्रोसेस, है ना, ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो इस तरह से आप बना दोगे। इसको और आगे खींच दो इधर, और इसको और आगे खींच दो ऊपर की तरफ। तो ये पीवी ग्राफ बनेगा फॉर द गिवन वीटी ग्राफ। इस वीटी ग्राफ का, इसी प्रोसेस का अगर पीवी ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तो एक क्वेश्चन आइए और देखते हैं। तो क्वेश्चन इस बार है कि हम लोगों को एक ग्राफ दिया हुआ है V वर्सेस T का, और ग्राफ कैसा है, ग्राफ है कुछ ऐसा, रेक्टेंगुलर ग्राफ दिया हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और इसमें प्रोसेस है A से B, B से C, C से D और D से A। This is a VT graph for a cyclic process and we are supposed to plot a PV graph for the above process। इस प्रोसेस के लिए एक पीवी ग्राफ बनाना है। तो मैं भी इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूं और आप भी साइमल्टेनियसली साथ साथ अटेम्प्ट करिए, अपना दिमाग भी चलाते रहिए। तो अब देखिए ए बी प्रोसेस कैसा है, मैं फटाफट सभी प्रोसेसेस के नाम लिख लेता हूं पहले। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आप लिखें, आप अगर मन में ही सोच पा रहे हैं तो फटाफट उसको बना दें। जैसे मान लो मुझे जब एक्चुअल में खुद क्वेश्चन करना होगा तो मैं उसमें इतना थोड़ी ना लिखूंगा कि ये है, ये तो समझाने के लिए है सारी बात। एक मिनट, सॉरी। तो मुझे जब खुद क्वेश्चन करना होगा तो मैं सीधे इसका ग्राफ बनाऊंगा, पीवी ग्राफ, है ना। देखो कैसे। अब पहले तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। वाई एक्सिस पे मुझे पीवी प्लॉट करना है, तो वाई एक्सिस मैंने लिया पी, एक्स एक्सिस मैंने लिया वी। अच्छा, ए बी कैसा प्रोसेस है, ए बी है एक आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें मैं गर्म कर रहा हूं। तो गर्म कर रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिजिड कंटेनर में गर्म कर रहा हूं, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ए बी को मैंने एक ऐसी सीधी लाइन बना दी, हो गया काम खत्म। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा ए बी प्रोसेस। स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी टेढ़ी अगर लग रही हो तो उसको सीधी मान लो। ये जो ए बी यहाँ का है, दिस इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक हीटिंग, यहां से यहां जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो उसी चीज को जब पीवी पे उतारोगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करो, वॉल्यूम को कांस्टेंट करो और क्या करो, प्रेशर बढ़ा दो। तो मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया और प्रेशर बढ़ा दिया, ये ए बी बन गया। फिर आप बीसी पे आ जाओ। बीसी क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। आइसोथर्मल, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम घट रहा है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन कराना है तो इस तरह से तो नहीं कराओगे, ये तो वॉल्यूम बढ़ गया ना भाई, तो पीछे जाना पड़ेगा। तो अब ए बी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसकी लोकेशन गलत हो गई है, ए बी को इधर खिसका लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे समझो। तो ए बी को इधर ले आए क्योंकि मुझे भी घटाना है वॉल्यूम। तो ये मैंने बनाया ए बी। ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये ए बी प्रोसेस हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर बढ़ रहा है। फिर बीसी क्या है, बीसी है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा विजुलाइज कर लो। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, और पीछे जाना है, इधर मत चले जाना। इधर जाओगे तब तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, पीछे जाओगे तभी वॉल्यूम घटेगा। तो ये तुम आ गए बी से, कहा, बी से आ गए सी। अच्छा भाई, फिर सी डी क्या है, सी डी फिर से है आइसोकोरिक। कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर घट रहा है, ठंडा कर रहे हो, तो ठंडा कर रहे हो तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो अब वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर को घटाना है, तो फिर से एक वर्टिकल लाइन इस तरह की आगे लो। ठीक है, तो ये बन गया, ये हो गया आपका सी से डी। और डी से ए फिर से क्या है, डी से ए इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए फिर से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सोच लो। तो हो गया, ये लो ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ये वीटी ग्राफ का ये पीवी ग्राफ बन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से आप फटाफट बना सकते हो, वो तो समझाने के लिए लिख देते हैं, लेकिन नेचुरली तो क्वेश्चन आदमी कर रहा है तो ऐसे ही जल्दी जल्दी करेगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर चलिए आज यहीं तक हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फर्दर इसके आगे डिस्कशन करेंगे, साइक्लिक प्रोसेसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और फाइनली फिर फर्स्ट लॉ को कंक्लूड करेंगे फेस ट्रांजिशन की बात करके। ठीक है, 2-3 चीजें और पढ़नी है, फेस ट्रांजिशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे की पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।